नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में आपको मैंने शब्द के बारे में बताया। शब्द निर्माण के बारे में हमने जाना। शब्द निर्माण जो है वो रीड लेवल के हिसाब से इतना काफ़ी नहीं है। रीड लेवल में शब्द निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी हम रीड के हिसाब से चल रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि शब्द बहुत सारे होते हैं। उनके बारे में आपको डिटेल भी बताई थी। तो हम थोड़ा सा संस्कृत के हिसाब से अब मैं चलूंगा आपके पास। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा, है ना। एक शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और विशेष्य। दोस्तों, संस्कृत में इन शब्दों की ज्यादा आवश्यकता होती है। इन शब्दों को अच्छी तरह से समझना है। बाकी के जो शब्द मैंने आपको डिटेल में बताए थे वो हिंदी के आधार पर मैंने आपको वर्णमाला में बताए थे कि ये शब्द जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। लेकिन रीड के हिसाब से या संस्कृत के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें 4 शब्दों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य। अब ये शब्द कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, मैं इनके बारे में आपको इनके भेद वगैरह के बारे में इतना ज्ञान नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारा जो इनके भेद वगैरह आते हैं वो सारे के सारे हिंदी व्याकरण में ही काम में आते हैं। संस्कृत व्याकरण में से केवल आपको इतना समझना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखो, हम शुरुआत करते हैं और शुरू में हम सबसे पहले समझते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं? दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंटों को या ज़्यादातर दोस्तों को सबको मालूम होता है कि किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये जो परिभाषा सब लोगों ने रट रखी होती है ये बचपन से ही रटवाई जाती है। छोटे बच्चों से ही जब क्लास में फर्स्ट क्लास से या आजकल यूकेजी क्लास में ही संज्ञा की परिभाषा रटवा दी जाती है। तो हमें ये जो संज्ञा की जो परिभाषा रटी हुई है, इस रटी हुई पे ध्यान नहीं देना है। इसके साथ साथ अगर हम आगे और समझें इसको, संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? देखो, जो भी कुछ हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। पहली बात कि संज्ञा का मीन क्या होता है? नामकरण। किसी भी वस्तु का या किसी भी जीव जंतु का या किसी भी चीज का अगर हम नाम रख देते हैं तो नामकरण करना ही संज्ञा है। पहले आप इतना समझे संज्ञा के बारे में कि किसी भी चीज का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी वस्तु का, स्थान का अगर हम नाम रख देते हैं, नामकरण कर देते हैं तो वो संज्ञा कहलाती है। पहली बात। अब इस संज्ञा को और मेरे हिसाब से आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो देखो, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, अब आप ये पता लगाओ कि हम आंखों से क्या क्या देख सकते हैं। जो भी एनीथिंग, कोई भी वस्तु हो या कोई भी जीव जंतु हो या व्यक्ति हो। जैसे कि अगर हम देखें कि एक रूम में क्या क्या चीज हो सकती है, तो रूम में जो जो चीजें हो सकती हैं उन सब वस्तुओं का जो नाम है उनको हम देख सकते हैं। उनका नाम रख दिया तो वो नाम क्या है? संज्ञा। तो पहली बात, जो हमें सब कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरी बात, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से जो हमें ध्वनि सुनाई दे रही है दोस्तों, बाहर जो लोगों की आवाज आ रही है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आ रही है या किसी भी जीव जंतु की या किसी वस्तु के गिरने की आवाज आ रही है, तो वो जो आवाज आ रही है उस आवाज का, उस सुनाई दे रही ध्वनि का जो नाम है उस नाम को भी हम क्या कहेंगे? संज्ञा। 2 बातें हो गई। अब हम तीसरी बात समझते हैं दोस्तों। तीसरी बात में ये क्या है कि जो हमें ना दिखाई दे रहा है और ना सुनाई दे रहा है, केवल महसूस किया जा रहा है, तो उसके नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हवा ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है, लेकिन हवा हमने उसका नाम रखा हुआ है, तो नामकरण करने की वजह से ही हवा भी क्या है? संज्ञा है। अब ऐसे ही प्रकाश जो आता है, प्रकाश की संज्ञा है। उसके अलावा जैसे कि आपको आत्मा,
आत्मा न दिखाई देती है न सुनाई देती है, केवल महसूस की जा सकती है, तो उसके नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत, पिशाच, निशाच, राक्षस, ये सब क्या है? संज्ञा है। ये सब क्या है? संज्ञा है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, झरने, समुद्र, ये सब कुछ क्या है? संज्ञा है। दोस्तों मैं आपको भेद तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि संस्कृत में सिर्फ जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से ही मैं आपको आगे लेकर के चल रहा हूँ। अब हिंदी की अगर व्याकरण में अगर हम इस चीज को देखें, संज्ञा को समझें, तो हिंदी में संज्ञाएं 3 प्रकार की हो जाती हैं। संस्कृत में भी वही सिस्टम है कि 3 प्रकार की संज्ञा हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों संस्कृत में संज्ञा के बारे में ज्यादा डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि संस्कृत में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें तैयार करना पड़ेगा। उनको तैयार करने के लिए फिर हमें इन चीजों को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। वैसे हिंदी व्याकरण के हिसाब से भी और संस्कृत के हिसाब से भी संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक और तीसरी भाववाचक। अब इनका हम डिटेल में ज़्यादा नहीं लेके चल रहे हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के बारे में आपको समझ में आया दोस्तों? मैंने अभी आपको बात बताई कि आपको संस्कृत के हिसाब से सिर्फ भी मैं जब आपको हिंदी भाषा पढ़ाऊंगा तब हिंदी भाषा में आपको संज्ञा के भेदों के बारे में भी बताऊंगा, शब्दों के बारे में भी बताऊंगा, संज्ञा के बारे में और डिटेल भी करूंगा। लेकिन अभी संस्कृत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा चल रही है, तो संस्कृत व्याकरण में संज्ञा के बारे में सिर्फ इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, एनीथिंग, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक जीव जंतु या जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ हमें ध्वनि सुनाई दे रही है, उस ध्वनि के नाम को भी, और जो भी कुछ हमें महसूस हो रहा है उसके नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये एक वस्तु है और इस वस्तु ये मार्क करने का काम करता है, ये पेन, तो इसको हमने मार्कर नाम रखा, तो ये मार्कर इसकी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा हम कैसे कहेंगे दोस्तों? जो भी किसी वस्तु का नाम है या जीव जंतु का नाम है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब आगे चलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। सर्वनाम जो होते हैं उनके भी 8 भेद होते हैं, उनके भी 8 भेद होते हैं, लेकिन मैं आपको भेदों में ना लेकर के नहीं चलूंगा। अब देखो, इसमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में भी काम में आ सकते हैं और वो सर्वनाम शब्दों के साथ में भी काम में आ सकते हैं। सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में भी प्रयोग में आ सकते हैं और संज्ञा शब्दों के साथ में भी प्रयोग में आ सकते हैं। इसको दोस्तों थोड़ा सा दोनों चीजों को इस प्रकार से समझें कि देखो, जैसे हम कहें कि बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, अब देखो यहाँ तो संज्ञा शब्द आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है? बालक। अगर इस पर मैं सर्वनाम का प्रयोग करूं तो देखो, वह बालक पढ़ता है, तो वह क्या है? यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, और वह बालक पढ़ता है, दोनों का प्रयोग भी एक साथ हो सकता है और अलग अलग भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम शब्दों का अलग से भी प्रयोग हो सकता है और संज्ञा शब्दों का भी अलग से प्रयोग हो सकता है। वैसे सर्वनाम को अगर हम समझें तो देखो, इसमें 2 शब्द आ रहे हैं। मैं आपको हिंदी की क्लास में या हिंदी में डिटेल में बताऊंगा। सर्व प्लस नाम, बल्कि सभी का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। इसके बारे में और हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत व्याकरण के हिसाब से ही चलते हैं। तो दोस्तों ये संज्ञा और सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखो आगे चलते हैं हम विशेषण और विशेष्य। देखो सबसे पहले देखते हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं दोस्तों वो विशेषण कहलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो दोस्तों विशेषता किसकी बतलाई जाती है? विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की बतलाई जाती है। तो विशेष्य के अंतर्गत हम लोग देखें तो विशेष्य के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम ये 2 ही शब्द आते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, इसलिए विशेष्य में हम संज्ञा और सर्वनाम को रख सकते हैं दोस्तों।
इतनी बात समझने के बाद अब मैं थोड़ा सा आपको विशेषण में थोड़ा सा डीपली लेके चलूंगा। इसके भेदों के बारे में तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, भेद जो है वो हिंदी में ही चलते हैं और हिंदी में ही ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। हमें इतना समझना जरूरी है कि विशेषण शब्द कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों। तो विशेषण शब्द बहुत सारे होते हैं। तो देखो आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो रूप से संबंधित अच्छा बुरा, रूप से संबंधित, रंग से संबंधित, नाप तोल से संबंधित, इसको परिमाणवाची बोल सकते हैं। इसमें नाप तोल से संबंधित, इसको हम कहते हैं परिमाणवाची। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। नाप तोल से संबंधित जैसे 1 लीटर 2 लीटर 1 लीटर 2 लीटर 1 मीटर 2 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसे ही 1 मन 2 मन या 1 किलो 2 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम, इस प्रकार से भी हम नाप तोल कर सकते हैं। छोटा मोटा नाटा गिट्टा, लंबा मोटा, इस प्रकार से भी हम नाप तोल परिमाण में रख सकते हैं। रंग से संबंधित देखें तो रंग में काला गोरा है ना, काला गोरा, लाल पीला हरा नीला, इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं दोस्तों। और आगे देखें तो रस से संबंधित देखें तो दोस्तों ये स्वाद से संबंधित बता रहा हूँ मैं। रस में आपको स्वाद बता रहा हूँ। रस जो होते हैं वो काव्य के रस अलग होते हैं, काव्य के रस 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रस बता रहा हूँ वो 6 होते हैं, षड्रस होते हैं। क्या बात है? षड्रसा यानी 6 रस होते हैं दोस्तों। खट्टा मीठा नमकीन कड़वा लवण चिरपरा या चरपरा, और कटु भी होता है, कसाय भी होता है। कसाय में दोस्तों जामुन आती है, और जामुन के अलावा जो आंवला आता है, आंवला भी कसाय के अर्थ में आता है। तो ये 6 रस होते हैं, षड्रस कहलाते हैं। ये भी विशेषण के रूप में आते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखो एक संख्यावाची जो शब्द आते हैं, जितने भी सारे संख्यावाची शब्द होते हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे, विशेषण के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। संख्यावाची में जैसे अभी आपको एक संख्यावाची किस प्रकार से विशेषण के रूप में आते हैं, तो दोस्तों आपने द्विगु समास पढ़ा होगा। द्विगु समास में क्या होता है? तो ये द्विगु समास कर्मधारय का ही भाई होता है। किसका भाई होता है? कर्मधारय का भाई होता है। अब कर्मधारय की पहचान क्या होती है? कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। तो विशेषण और विशेष्य का जब प्रयोग हम इसमें कर्मधारय में करते हैं तो ये इसी का भाई होता है। तो द्विगु समास में पहला शब्द क्या होता है? संख्या होती है, संख्यावाची का प्रयोग होता है, और दूसरा शब्द क्या होता है? विशेष्य होता है। इस प्रकार से द्विगु समास को हम समझ सकते हैं। तो द्विगु समास को जब समझ सकते हैं तो इसमें इसी का भाई होता है। तो विशेषण के रूप में क्या आते हैं? संख्याएं आती हैं। तो वहाँ पर जैसे दशावन शब्द आता है, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। दशावन है, पंचावन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे पंचपात्रम है, पंचवटी है, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं दोस्तों। तो इसलिए संख्यावाची शब्दों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि संख्यावाची शब्द भी किसके अंतर्गत आते हैं? विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखो रूप रस रंग, रूप रस रंग, और हमारे रस हो गया, नाप तोल हो गया, परिमाणवाचक हो गया, संख्यावाची हो गया, और भी इसमें विशेषण के रूप में बहुत सारे हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया। संस्कृत में इनकी आवश्यकता बहुत पड़ती है और इनको जनरली आपको अच्छी तरह से समझना है। केवल भेदों को इनके भेदों को याद करने से ही मतलब नहीं होता है, इनको समझना बहुत जरूरी होता है। समझना जरूरी है, भेद याद हो या ना हो, संस्कृत में भेदों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इनको समझना जरूरी होता है। ये चीज़ हमें आगे शब्द रूपों में भी काम आएंगी। आगे हम जब समास पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएंगी। कारक में भी ये बहुत अधिक आवश्यकता इनकी रहती है, इसलिए इनको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे संज्ञा शब्द रूपों के बारे में, सर्वनाम शब्द रूप कौन कौन से हैं इनके बारे में देखेंगे, और उसके बाद में फिर हम धातु रूपों के बारे में देखेंगे। तो
हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की हो, जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि साहब आपने संज्ञा के भेदों का डिटेल नहीं किया, या फिर सर्वनाम के भेदों का या विशेषण विशेष्य के भेदों का डिटेल नहीं किया है, तो ये हिंदी व्याकरण में ज़्यादा काम में आता है। फिर मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में इन चीज़ों से संबंधित सामान्य ज्ञान अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। सामान्य ज्ञान की ही आवश्यकता है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि संस्कृत में अभी आगे वाक्य बनाना वगैरह भी आपको बताऊंगा, हिंदी से संस्कृत वाक्य कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।